हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। देखिए, इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैंने आपको उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका विस्तार पढ़ा दिया था कि वो कहाँ तक पहुंच चुके थे भारत में और कहाँ तक उनका निवास हो चुका था। आज हम पढ़ते हैं उनका राजनीतिक जीवन। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल है और जो ऋग्वैदिक काल है, इनके राजनीतिक जीवन में आपको बहुत अधिक कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग इन्हीं का राजनीतिक जीवन जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन इस उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में आ चुके थे। चलते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट और पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को। ठीक है, यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ होते ही जनपदों का निर्माण हो चुका था। ठीक है, क्या हो चुका था? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ होते ही जनपद निर्माण हो चुके थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 5 जनपद थे, जिनमें से कुरु, पुरु, यदु, तुर्विस, ये सभी 5 जनपद थे। ठीक है, तो इनका निर्माण हो चुका था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह जनपद के रूप में बदल चुके थे। ठीक है, जन से यह जो है वो जनपद के रूप में बदल चुके थे। मतलब कि 2 जन जो है वो मिलकर एक जनपद का निर्माण हो चुका था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण हो चुका था। अगर यदि हम बात करें तो जनपद का निर्माण मतलब कैसे हुआ, तो देखिए, जो पुरु नाम का जनपद था, एक नाम था पुरु और एक जनपद का नाम था भरत। और यह दोनों जनपद जो है वो मिलकर कुरु नामक जनपद बन गए थे। जो कि कुरु वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में दिल्ली और हरियाणा और उसके आसपास का क्षेत्र है। कहाँ का? दिल्ली, हरियाणा और उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें तो एक जनपद का नाम है जन का नाम है क्रीबी और एक जन का नाम है तुर्विस। और ये दोनों जो है जन मिलकर बन गए थे पांचाल नाम का जनपद। पांचाल, जहां की पांचाली थी द्रौपदी, तो वही वाला जनपद। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए थे? पंचाल बन गए थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, एक जनपद और एक जन हमें और मिलता है जिसका नाम था सीबी। क्या नाम था? सीबी जन। और एक जन का नाम था भलानस। और यह जो जन थे यह कैकई जनपद के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। मतलब कैकई जनपद यह लोग बन चुके थे। ठीक है, और यदि हम बात करें तो जनपद का निर्माण किस प्रकार से हुआ। जैसे ये 2 जनपद हैं, ये तो मतलब 2 जन मिलकर एक जनपद का निर्माण हो गया। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जनपदों का जो निर्माण है वह एक तो युद्ध के कारण हुआ। युद्ध के कारण कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए इन 2 जनपदों के बीच में युद्ध हुआ, तो इन 2 जनपदों के बीच में युद्ध हुआ और यह जो जनपद है यह जीत गया और यह जनपद हार गया। तो इस जनपद ने इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस प्रकार से जनपदों का निर्माण युद्ध के द्वारा हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें तो विस्तार से हुआ। विस्तार से कैसे? जैसे इसके मध्य कुछ संधि हुई और इस जनपद के मध्य कुछ संधि हुई और इन्होंने कहा कि चलो हम मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी शक्ति जो है बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार विस्तार से हुआ। ठीक है, और संधि से भी हुआ। मतलब इनके बीच में अनेकों प्रकार की संधि हुई जिससे भी जनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, यदि हम बात करें उत्तर वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक इकाइयों के बारे में। ठीक है, तो यदि राजनीतिक इकाइयों की बात करें तो सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो होती थी कुल। उसके बाद जो इकाई होती थी वह थी ग्राम। उसके बाद जो इकाई थी वह थी विस्पति, जिसे हम आधुनिक समय का जिला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विस्पति जिला। ठीक है, फिर यह था। फिर उसके बाद जो अगली इकाई आती थी वह थी जन और जो सबसे बड़ी इकाई थी वह थी जनपद। ठीक है,
तो यह आपकी राजनीतिक इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी। कुल, जैसे परिवार में किसी कुल के लोग रहते हैं या किसी गांव में कुल के लोग रहते हैं, तो सबसे जो छोटी इकाई थी वह थी कुल। ठीक है, फिर ग्राम, फिर विस्पति, या फिर उसके बाद जो है जन, और फिर उसके बाद तो है जो है जनपद। ठीक है, तो ये आप समझ लग चुके होंगे कि जनपदों का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे चलें, देखिए आगे अब हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी आएगी नहीं तो ये मैं इरेज कर देता हूं। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ी। यहाँ पर आप समझ लेना, ये आप लिख लेना प्लीज। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो देखिए, अब हम बात करते हैं पदाधिकारी के बारे में। किसके बारे में? पदाधिकारी के बारे में, कि मतलब जो उत्तर वैदिक काल था उसमें कौन कौन से पदाधिकारी प्रमुख रूप से आ चुके थे। ठीक है, तो यदि हम बात करें पदाधिकारी के बारे में, तो पदाधारी पदाधिकारी की यदि हम बात करें तो इसकी जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? सतपथ ब्राह्मण से। और सतपथ ब्राह्मण में इनको क्या कहा गया है? तो इनको रत्निन कहा गया है। क्या कहा गया है? रत्निन कहा गया है। रत्निन क्यों कहा गया है? क्योंकि यह कान में रत्न पहनते थे। क्या पहनते थे? कान में रत्न पहनते थे, इस कारण से इनको रत्निन कहा गया है। और इनकी संख्या जो होती थी वो 12 होती थी। ठीक है, कितनी होती थी? 12 होती थी। और यह जो सभी पदाधिकारी होते थे, यह अपने अपने विभाग का काम सुचारू रूप से करते थे। ठीक है, तो हम 12 पदाधिकारियों को देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से काम थे। यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे प्रमुख अधिकारी था, देखिए यहाँ पर इनके पद में भी क्रम चेंज हो गया है। मैंने जब ऋग्वैदिक काल आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको पढ़ाया था कि जो सबसे प्रमुख अधिकारी था वह था पुरोहित। ठीक है, क्या था? पुरोहित। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो गया था वो हो गया था सेनानी। पुरोहित का स्थान दूसरे स्थान पर आ चुका था। तो यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो सेनानी को कहते थे, मतलब जो सेना का पति होता था, सेनापति या सेना का जो प्रधान होता था उसे कहते थे सेनानी। और यह सेना या युद्ध से संबंधित काम को देखता था। इसके बाद यदि हम बात करें तो पुरोहित की, तो पुरोहित जो है यह धार्मिक कार्य करवाता था। जितने भी धार्मिक कार्य होंगे, राज्य में यज्ञ होना है या किसी अनुष्ठान का कार्यक्रम होना है, तो जितने भी यज्ञ धार्मिक कार्य होंगे या यज्ञ होंगे वह सभी कार्य करवाएगा पुरोहित। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो भागदूत जो हमारा अगला अधिकारी था, और यह था कर वसूलने वाला अधिकारी। कर वसूलने वाला अधिकारी। देखिए मैंने आपको जब ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि जो कर था उस समय ऋग्वैदिक काल में वह स्वेच्छा से दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो कर है उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य हो चुका था, मतलब कि आपको कर भरना ही पड़ेगा। और इस कर को वसूल करने के लिए इन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम था भागदूत। इसके बाद यदि हम बात करें अगले अधिकारी की, तो जो है तो अगला जो अधिकारी था यह था युवराज। और युवराज जो था यह था राजा का पुत्र। राजा का पुत्र और भविष्य का होने वाला राजा। क्योंकि अब जो राजा का पद है वो वंशानुगत हो गया है उत्तर वैदिक काल आते आते। ठीक है, तो जो राजा का पुत्र होगा वही अगला राजा बनेगा। ठीक है, तो युवराज जो था यह कहलाता था राजा का पुत्र। इसके बाद यदि हम बात करें अगले अधिकारी की, तो अगला अधिकारी था वह था महिषी। और महिषी जो थी यह पटरानी थी राजा की। पटरानी का मतलब होता है जो सबसे प्रमुख रानी होती है। और यह राजा को प्रशासनिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों में क्या करती थी? सहायता प्रदान करती थी। जैसे प्रशासनिक कार्यों में अगर कोई सलाह तो जो है अच्छी देती है तो राजा उसकी सलाह मान सकते थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अगले जो अधिकारी हैं वो है संग्रहित। और जो संग्रहित होते थे यह होते थे कोषा अध्यक्ष के प्रमुख। कोषा अध्यक्ष मतलब जहां पर राजा का जो धन संपत्ति है या जो राज्य की पूरी
मतलब धन संपत्ति है जहां पर रखी जाती है उसको कहते थे कोषागार, और इसके अध्यक्ष को कहते थे कोषा अध्यक्ष। मतलब यहाँ का जो राजकोष है, मतलब जो राजा का पूरा संपत्ति है वो इसी कोषाध्यक्ष में रखी जाती थी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अगले अधिकारी की, तो जो अगला जो अधिकारी है उसका नाम है पालागल। क्या नाम है उसका? पालागल। और यह होता था राजा का मित्र। यह राजा का मित्र होता था, जो राजा की मतलब ध्यान रखता था, उसके पक्ष की ध्यान रखता था, उसका हितैषी होता था। राजा के ऊपर यदि कोई मतलब आक्रमण होता है तो उसमें राजा की सहायता भी करता था। ठीक है, और जो अन्य मतलब बुरी प्रभाव या हम कह सकते हैं कि किसी षड्यंत्र से भी यह राजा को बचाता था। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम अगले अध्यक्ष की बात करें तो जो अगला पदाधिकारी था वह था अक्षबाग। ठीक है, और जो अक्षबाग होता था यह होता था लेखा अधिकारी। क्या होता था? लेखा अधिकारी। क्या होता था? ऋग्वैदिक काल में जो लेखन का कार्य है वो पुरोहितों के द्वारा ही किया जाता था। मतलब राज्य के द्वारा यदि कोई जैसे आदेश निकाला है तो उसको लिपिबद्ध जो है वो पुरोहितों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आते आते पुरोहितों से यह पद छीन लिया गया और इसके लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम था अक्षबाग। यह अक्षबाग जो अधिकारी था यह जो है राजा के द्वारा जो आदेश मतलब निकाले गए हैं उनको लिखा करता था, और जिससे उनको संपूर्ण राज्य में वितरित करवाया जा सके या संपूर्ण राज्य में उन्हें पढ़कर सुनाया जा सके। ठीक है, इसके बाद यदि हम अगली पदाधिकारी की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम थोड़ी गलती से मिसप्रिंट हो गया है। इसका नाम है मोबिकर्त। क्या नाम है? मोबिकर्त। ठीक है, और यह जो मोबिकर्त होता था यह होता था वनाधिकारी। मतलब जो वन का प्रमुख अधिकारी होगा वह होगा मोबिकर्त। वन से कितनी तो जो है उपजाऊ लकड़ी निकली हुई है, कितनी जलाई लकड़ी मिली हुई है, कितने फल फूल प्राप्त हुए हैं, कितनी औषधियां प्राप्त हुई हैं, इस सब की जानकारी तो यह इस वनाधिकारी के पास रहेगी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगला अधिकारी था यह था सूत। और सूत जो था यह कहलाता था सारथी। सारथी मतलब रथ चलाने वाला। ठीक है, क्या? सारथी मतलब रथ चलाने वाला। जैसे राजा जब कभी युद्ध में जाएगा तो उसका जो रथ चलाएगा वह कहलाएगा सूत। इसके बाद यदि हम बात करें जो अगला अधिकारी था वह था रथकार। और रथकार जो था यह था रथ बनाने वाला। क्या? रथ बनाने वाला। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में अब राजाओं को जो है युद्ध लड़ने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होने लगी है, और युद्ध जो है वो हमेशा लड़ रहे हैं। मतलब ज्यादा समय के अंतराल में नहीं, 1 2 3 4 महीने के अंतराल में लड़ रहे हैं। तो इस कारण से इस समय तो जो है रथ की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से इन्होंने रथ बनाने के लिए एक अधिकारी की ही नियुक्ति कर दी जिसका नाम था रथकार। ठीक है, और जो अगला जो अधिकारी था वह था ग्रामीणी, और यह था गांव का प्रमुख। प्रत्येक गांव का एक प्रमुख व्यक्ति होता था जिसे हम कहते थे क्या? ग्रामीणी। तो ये सभी 12 अधिकारी थे जो कि उत्तर वैदिक काल में आ गए थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अब हमें आगे यदि हम बात करें तो अब हमें जानकारी मिलती है किससे? ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें जानकारी मिलती है कि अब राजा का निर्माण हो चुका था। राजा का निर्माण होने लगा था। कैसे राजा का निर्माण? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर मैं डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कि आपको कैसे राजा का निर्माण होने लगा था। तो देखिए जो हमारा साम्राज्य था, जैसे जो भारत है, यदि मैं यहाँ पर आपको मैप के द्वारा समझाऊं, मुझसे ज्यादा अच्छा तो नहीं बनता है बनाओ, लेकिन आप काम थोड़ी चला लेना। ठीक है, ये आपका गुजरात वाला हिस्सा, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो देखिए ये है अपना भारत का नक्शा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भारत में उस समय अलग अलग क्षेत्र विभाजित होने लगे थे। जैसे ये कहलाता था उत्तर का क्षेत्र। ठीक है, ये वाला पूरा। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये कहलाता था पश्चिम का क्षेत्र, ये कहलाता था मध्य देश, और ये कहलाता था पूर्व का प्रदेश, और यह कहलाता था दक्षिण का प्रदेश। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण होने लगा था और अलग अलग क्षेत्रों को
राजा भी अलग अलग होते थे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र थे और कौन कौन से राजा थे। यदि हम बात करें तो देखिए, जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है यह कहलाता था बैराज। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है यह कहलाता था बैराज, और इसके जो राजा थे उसको कहा जाता था विराट। क्या कहलाते थे वो राजा? विराट कहलाते थे। इसके बाद यदि हम बात करें, जो पश्चिम का क्षेत्र था ये वाला, ये पश्चिम का जो क्षेत्र था यह कहलाता था स्वराज। क्या कहलाता था? स्वराज। और इसके जो राजा होते थे वो कहलाते थे स्वराष्ट्र। क्या कहलाते थे? स्वराष्ट्र कहलाते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो दक्षिण का राज्य होता था, मतलब जो दक्षिण का जनपद या राज्य कह सकते हैं हम, यह कहलाता था होज। और इसके जो राजा हैं ये यहाँ पर कहलाते थे भोज। क्या कहलाते थे? भोज कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे बात करें, जो पूर्व का क्षेत्र था यह कहलाता था साम्राज्य। जैसे आपने सुना होगा, सबसे पहले आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य कहां पर था? तो मगध साम्राज्य था यहाँ पर। तो आपने सुना होगा कि मगध को कुछ और नहीं कहते, उसके साथ मगध का जो है उसको साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है यह क्षेत्र कहलाता था साम्राज्य, और इसका जो है प्रमुख कहलाता था सम्राट। जैसे मगध के जो पहले मतलब सम्राट बनेंगे वो बनेंगे बिम्बिसार। ठीक है, तो वो कहलाते हैं सम्राट बिम्बिसार। ठीक है, और जो मध्य का जो क्षेत्र था यह कहलाता था मध्य देश, और मध्य देश का जो राजा होता था वह कहलाता था भोज। क्या कहलाता था? भोज, सॉरी, यहाँ पर वो कहलाता था राजा। क्या कहलाता था यहाँ पर? राजा। तो इतना यह क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में बंट चुका था भारत। ठीक है, और जो सभी मतलब यदि हम बात करें तो जो सभी इन इस पूरे क्षेत्र को जीत लेगा, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण से लेके पूर्व से लेके और पश्चिम तक, जो पूरे इतने क्षेत्र को जीत लेगा तो वह उपाधि का धारण करेगा एक राट की। क्या? किसकी उपाधि धारण करेगा? एक राट की। और यह कहलाएगा एक राट। और इस प्रकार की पहली उपाधि धारण करने वाला जो राजा होगा वो होगा महापद्म नंद। क्या होगा? महापद्म नंद। यह जो महापद्म नंद है, नंद वंश का शासक, इसने पूरे साम्राज्य को जीत लिया था और एक राट की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब हमें जानकारी मिलती है यज्ञों की। कुछ यज्ञों की जानकारी मिलती है। देखिए, मैंने आपको जब उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यज्ञ थे वो बहुत ही ज्यादा सरल थे, लेकिन जो है उत्तर वैदिक काल आते आते तो जो है यज्ञ जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब आडंबरों से युक्त हो गए थे, कठोर हो गए थे, इनमें बलि दी जाने लगी थी और अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाने लगे थे। तो हम एक एक करके यज्ञों के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से यज्ञ होने लगे थे। तो यदि हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ की हमें जानकारी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण से और सतपथ ब्राह्मण से। किससे? सतपथ ब्राह्मण से। तो जो है हमें यज्ञ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यज्ञ हैं और वह किस किस समय किए जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो यज्ञ है वो है आपका राजसूय यज्ञ। और जो राजसूय यज्ञ है यह राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। कब? जब मतलब जब राजा का राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक होगा तब तो जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था। और यह जो राजसूय यज्ञ किया जाता था वह किया जाता था देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब कि राजा को तो जो है देवी अधिकार प्राप्त हो और वो तो है देवताओं के समान समतुल्य हो जाए। तो इस कारण से इसके देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए तो जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था, और यह किया जाता था राज्याभिषेक के समय। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अगले यज्ञ की, तो जो अगला यज्ञ था वह था वाजपेयी यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ जो था यह किया जाता था राजा को सर्वशक्तिशाली घोषित करने के लिए। सर्वशक्ति
सर्वशक्तिशाली घोषित करने के लिए, मतलब कि राजा जो है वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, और राजा की तुलना कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और इस यज्ञ में तो जो है रथ दौड़ की जाती थी। क्या की जाती थी? रथ दौड़ की जाती थी, ठीक है, रथ दौड़ की जाती थी और राजा को तो जो है सर्वशक्तिशाली घोषित किया जाता था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले यज्ञ की, तो जो अगला यज्ञ है वो है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और अश्वमेध जो यज्ञ है वो किया जाता था साम्राज्य विस्तार के लिए। इसके लिए साम्राज्य विस्तार के लिए। यदि आप लोगों ने रामायण देखी है तो आपने देखा होगा कि जब रामचंद्र जी जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा एक अश्व छोड़ा जाता है और उनकी मतलब जो पुत्र होते हैं लव और कुश, वो उस अश्व यज्ञ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जो यह अश्वमेध यज्ञ है यह किया जाता था साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक जो है अश्व को छोड़ा जाता था और वह जो अश्व है वह जितने क्षेत्रों से मतलब गुजरता जाएगा, यदि उसको किसी ने पकड़ा नहीं तो वह जो क्षेत्र है वो अपने आप उसी राजा के अधीन हो जाएंगे जिन्होंने यह यज्ञ किया है। और यदि उस अश्व को किसी ने भी पकड़ लिया है तो राजा जो है उसके पास जाएगा और उससे युद्ध करेगा और उस यज्ञ को छुड़वाएगा। तो यह होता था यह अश्वमेध यज्ञ। और यह अश्वमेध यज्ञ जो था यह साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था और इसमें 80,000 गायों को 80,000 गायों की बलि दी जाती थी। 80,000 गायों की बलि दी जाती थी। देखिए यहाँ पर बलि का मतलब ये नहीं है कि उनके मतलब सिर काट दिए और इस प्रकार की बलि चढ़ाई। बलि का मतलब है कि जो 80,000 गाय हैं ये मतलब ब्राह्मणों को दान में दे देंगे जो भी ब्राह्मण इस यज्ञ को करवाएंगे, तो इस प्रकार कहलाती थी बलि, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इसके बाद यदि हम अगले यज्ञ की बात करें तो जो अगला यज्ञ था वह था अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ। और जो यह यज्ञ था यह किया जाता था जन कल्याण के लिए। किसके लिए? जन कल्याण के लिए, ठीक है, जन कल्याण के लिए, जिससे जनता का जो है कल्याण हो और जनता जो है सात्विक जीवन व्यतीत करे। कैसा जीवन व्यतीत करे? सात्विक जीवन तो जो है जनता व्यतीत करे, ठीक है, और जनता जो है सात्विक जीवन व्यतीत करे। इसके बाद यदि हम अगले यज्ञ की बात करें तो जो अगला यज्ञ है वो होता है पंच यज्ञ। और यह किया जाता था गृहस्थ लोगों के द्वारा, मतलब आप समझ सकते हैं कि यह सामान्य प्रजा भी कर सकती है। यह तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे चारों, ठीक है, तो इनको तो जो है केवल राजा ही कर सकता था और राजा के द्वारा ही करवाए जाते थे। परंतु यह जो पंच यज्ञ होते थे यह गृहस्थ और आम प्रजा भी कर सकती थी, आम प्रजा भी कर सकती थी, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इस पंच यज्ञ के अंतर्गत तो 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। उनमें से एक है ब्रह्म यज्ञ, एक था ब्रह्म यज्ञ, एक था देव यज्ञ, एक था पितृ यज्ञ, एक था नृ यज्ञ और एक था भूत यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ तो जो हैं इस पंच यज्ञ के अंतर्गत किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो आगे देख लेते हैं अगला कंसेप्ट क्या आता है। देखिए अगला जो कंसेप्ट आता था आया है वो है सेना, ठीक है। सेना की यदि हम बात करें तो राजा के द्वारा इस समय कोई भी स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी, मतलब तो जो है राजा जो है स्थायी सेना अपने पास नहीं रखता था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक ग्रामीणी नाम का अधिकारी था, ठीक है, ग्रामीणी नाम का अधिकारी था और यह एक संस्था का निर्माण करता था जिसका नाम था मिलिशिया। क्या नाम था? मिलिशिया। और यह जो मिलिशिया होती थी इसमें मतलब गांव के युवाओं को वह भर्ती करता था, गांव के युवाओं को वह भर्ती करता था, गांव के युवाओं को
यह भर्ती करता था, ठीक है। और यही जो ग्रामीणी है वही मतलब राजा को सेना के रूप में इसी मिलिशिया की टुकड़ी को प्रदान करेगा। मतलब जो ग्रामीण है वह गांव के युवाओं को इस सेना में भर्ती करेगा और जो ग्रामीण है वह राजा को इसी मिलिशिया को सौंप देगा, जिससे अपनी जो राजा है वो अपने युद्ध जो कुछ भी उसे लड़ना है वो इसी के द्वारा लड़ेगा। और यह व्यवस्था हर गांव के अंतर्गत थी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमें सेना के अंतर्गत ही चतुरंगिनी सेना देखने के लिए मिलती है। कहां पर? चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी सेना के अंतर्गत कौन कौन आती थी? तो एक आती थी, देखो आपकी पैदल सेना, पैदल सेना। दूसरी आती थी आपकी अश्व सेना, अश्व सेना। तीसरी जो आती थी वो आती थी आपकी रथ सेना, क्या आती थी? रथ सेना। और चौथी जो आपकी सेना आती थी वो आती थी गज सेना। लेकिन यदि हम बात करें गज सेना की तो इसके बारे में थोड़ी सा मतभेद है इतिहासकारों के बीच में कि यह थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि गज सेना थी, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि इसमें इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। इसके बाद यदि हम अगले कंसेप्ट की बात करें तो देखिए अगला कंसेप्ट है राजस्व व्यवस्था। और राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या? कर व्यवस्था के बारे में। मैंने आपको जब ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कर था ऋग्वैदिक काल के समय में यह मतलब अनिवार्य नहीं था, यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला था। मतलब यदि आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। जबकि जो उत्तर वैदिक काल आ गया, जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो यहाँ पर जो कर व्यवस्था थी वह अनिवार्य कर दी गई। तो मतलब कि आपको यदि आपको राज्य के अंदर रहना है तो आपको कर तो जो है देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम बात करें कर को, तो यदि कर की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कर को कहते थे भाग कर। क्या कहते थे? भाग कर। और यह जो होता था वह उपज का 1/6 भाग होता था। क्या होता था? उपज का 1/6 भाग। मान लीजिए आपके पास तो जो है 60 क्विंटल गेहूं हुआ है, ठीक है। तो इसका 1/6 भाग यानी 10 क्विंटल तो जो है आपको राजा को कर के रूप में देना पड़ेगा, जिससे कि आप इस राज्य में रह सकते हैं। और राजा कर इसलिए लेते थे क्योंकि आप इस राज्य में रह रहे हैं और हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर व्यवस्था है वो अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है। और कर वसूलने के लिए एक अधिकारी भी इन्होंने नियुक्त कर रखा था जिसको कहते थे भाग दूत। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो भागदूत है यह कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला कंसेप्ट है वो है न्याय व्यवस्था के बारे में। अब एक कंसेप्ट और देख लेते हैं कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी इस उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए यदि हम बात करें न्याय व्यवस्था की तो जो न्याय का केंद्र बिंदु होता था वो होता था राजा। मतलब जो सबसे ऊपर न्याय सुनेगा या अंतिम रूप से न्याय सुनेगा या न्याय करेगा वह करेगा आपका कौन? राजा, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो राजा के द्वारा, अब देखिए राजा के पास तो केवल न्याय सुनने का तो काम है नहीं है, उसके पास तो पूरे राज्य चलाने का काम है। तो उसने क्या किया कि जो है ग्राम न्यायालय होते थे इनको न्याय सुनने के कुछ अधिकार प्रदान कर दिए गए। किसको? ग्राम न्यायालय को, ठीक है। ग्राम न्यायालय के अंतर्गत जो ग्राम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वह कहलाता था ग्राम वादिन। क्या कहलाता था? ग्राम वादिन कहलाता था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो न्यायाधीश होता था वह कहलाता था स्थपति। क्या कहलाता था? स्थपति, ठीक है। तो यह कहलाता था स्थपति। और यदि हम बात करें दंड की, न्याय के अंतर्गत किसकी? दंड व्यवस्था की। तो देखिए जो दंड व्यवस्था थी इसके अंतर्गत ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। क्या? ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मतलब ब्राह्मणों को तो जो है मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। और यदि हम बात करें अपराध सिद्धि के लिए, मतलब कि अगर किसी को अपना अपराध सिद्ध करना है तो वो लोग तो जो है जल, अग्नि
क्या जल, अग्नि, वायु की शपथ लेते थे कि मतलब वायु की शपथ लेते थे कि अगर किसी को मतलब अपना अपराध मतलब वो करना है तो वो जल, अग्नि और वायु की शपथ लेते थे कि हमने तो जो है अपराध नहीं किया है। ठीक है। और यदि हम बात करें तो दंड के अंतर्गत वो तो सब व्यवस्था थी ही कि आर्थिक रूप से दंड देते थे और तो जो है इसके साथ साथ जो है अंग विच्छेदन भी कर सकते थे। ठीक है। तो ये सभी व्यवस्था तो व्याप्त थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है। जो ग्राम न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था वह कहलाता था ग्राम्यवादीन और एक न्यायालय के अंतर्गत मतलब न्याय सुनने के लिए राजा के द्वारा एक न्यायालय की स्थापना भी की गई थी और इसके न्यायालय को कहते थे स्थपति। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। और जो है तो यह हमारा जो है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन समाप्त हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे यह जो जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे जो चैनल है सोवर्टी क्लासेस इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर अभी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।